10 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी की रेलगाड़ी क्या सर पर दौड़ेगी, यही है बड़ा सवाल, क्योंकि आज मोदी सरकार का पहला रेल बजट आने वाला है। 12 बजे लोकसभा में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा रेल बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि आज के रेल बजट में रेल किराया और माल भाड़े में कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही इन दोनों में इजाफा किया जा चुका है। वहीं बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान हो सकता है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 बजे रेल बजट, हिंदी में हम आपको सुनाएंगे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का भाषण ठीक 12 बजे से। वहीं बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 14.2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यात्रियों की उम्मीदें अब ज्यादा बढ़ गई हैं। किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले ही इसमें इजाफा किया जा चुका है। वहीं बुलेट ट्रेन का ऐलान हो सकता है और माना जा रहा है कि पहली बुलेट ट्रेन अगर इंडिया में दौड़ेगी तो वो जगह होगी अहमदाबाद से मुंबई की। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, कॉपियां पहुंच चुकी हैं रेल भवन। वहीं संसद भवन पहुंच चुके हैं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा। 12 बजे सदानंद गौड़ा रेल बजट पेश करने के लिए जाएंगे। बजट में बुलेट ट्रेन का ब्यौरा होगा, इसके साथ ही किस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें यात्रियों के लिए दी जानी है, इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। देश में बुलेट ट्रेन आना चाहिए, हमारी पहचान चीन और जापान जैसी होनी चाहिए, यानी कि रफ्तार पर काबू करने की कोशिश की जाएगी सरकार की ओर से, क्योंकि उसी रफ्तार की बदौलत देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 बजे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा रेल बजट पेश करेंगे और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। इनके अलावा हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सभी से हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने जायजा लिया है। बजट की कॉपियां पहुंच चुकी हैं संसद भवन, देखिए। मोदी सरकार का पहला रेल बजट, सबकी निगाहें इस रेल बजट पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार किस तरह का रेल बजट होगा। ये देख सकते हैं संसद भवन के बाहर का ये दृश्य है। यहाँ पर रेल बजट की कॉपी जो है यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रेल बजट पहले की रेल बजट से अलग होगा और ये पूरे भारत की रेल बजट होगी, क्योंकि पहले जिस तरह से जो रेल मंत्री रेल बजट पेश करते थे, अपने क्षेत्रों को, अपने राज्यों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूरे भारत की रेल बजट की छाप होगी। और खास बात ये कि रेल बजट से पहले ही जिस तरह से भाड़े में वृद्धि की गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस रेल बजट में यात्री सुविधाओं पर जोर होगा, सुरक्षा पर जोर होगा, तकनीक पर जोर होगा, मॉडर्नाइजेशन पर जोर होगा। और जिस तरह से लोगों की अपेक्षाएं इस रेल बजट से काफी है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जब रेल बजट पेश करेंगे तो किस तरह से यात्री सुविधाओं पर जोर देते हैं। कैमरामैन कमल के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन परिसर, दिल्ली। अच्छे दिन के बजट की उम्मीदें सारा देश इस वक्त कर रहा है, और उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बात का भरोसा प्रधानमंत्री की ओर से ही दिया गया था कि तेज रफ्तार पर हमारी ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे कि क्या रेलवे के भी आएंगे अच्छे दिन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी स्टूडियो में, पूर्व वित्त आयुक्त रेलवे के एनपी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमें बताएंगे कि क्या कहता है अर्थशास्त्र रेलवे का। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत की हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की ओर से किस तरह की बातें कही गई हैं रेल बजट के ठीक पहले, वो सुन लेते हैं। पीपल फ्रेंडली रेलवे शुड बी देयर टू गिव कंप्लेंट लेने का, कंप्लेंट का क्या क्या कंप्लेंट लेने का, कंप्लेंट के बारे में हम क्या कर सकता है। इसलिए ट्विटर, फेसबुक बहुत अच्छा सोशल मीडिया नेटवर्क हमारा पैसेंजर और सारा पब्लिक में जोड़ने के लिए कल शुरू किया। कल 4 बजे शुरू किया, 7 बजे तक बहुत नियरली thousands ट्विटर में और फेसबुक में हमारा दोस्त आ गया। इसलिए वो नेटवर्क
और जो ज्यादा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हम पूरा कंप्लेंट्स सजेशंस के बारे में हम देखकर हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। इफ यू गो टू चाइना, इफ यू गो टू जापान, they will say, first thing they will say, that bullet train in China, that bullet train, speed train in Japan. So a day should come at the earliest, a day should come at the earliest. People who come to India, who travel across India, they should see that, yes, we are on the lines of that Japan, China and all that. It may not be possible within a year or two, I don't think so. But somewhere we should initiate something and we should go ahead with the help of other sources also. So on that direction also we need to look into. Passenger amenities के बारे में बहुत आशा है ऑर्डिनरी कॉमन मैन का मन में। बजट में हमको थोड़ा प्राइस हाइक किया, वो हाइक के बारे में हमको थोड़ा ज्यादा हमारा सेवा ज्यादा मिल सकता है, ऐसा सोच रहा है। मैं भी प्रयास करेंगे। यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी, इस बात का भरोसा रेल मंत्री की ओर से दिया जा रहा है और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि हाल ही में यात्री और माल भाड़े में वृद्धि की गई है मोदी सरकार की ओर से। बहस की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दीपक जी आपसे ही ये सवाल, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? लगता है रेलवे के भी आएंगे अच्छे दिन? मुझे तो चाहिए कि मुझे कंफर्म रेलवे का टिकट मिल जाए मैं जब चाहूं, और उसकी बहुत दूर की कौड़ी मुझे नजर आती है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पीड, इन तीन का कॉम्बिनेशन रेलवे मिनिस्टर को अपने बजट के अंदर दिखाना होगा। और अगर इन तीन का कॉम्बिनेशन वो नहीं दिखा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो पूरे अंक से पास नहीं होंगे इस रेल बजट के अंदर। रेल बजट के साथ वो बहुत बड़ा बर्डन लेकर आ रहे हैं, पिछले 10 सालों का बर्डन उनके पास है। जैसा कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में रेल की हालत बेहद खराब हो गई है, वो एक तरह से हकीकत है। लालू यादव ने 5 साल रेल चलाई, वो लगातार उसको फायदे में दिखाते रहे। उन्होंने कुछ हिडन चार्जेस भी लगाए रेलवे रिजर्वेशन के अंदर, रेलवे टिकटिंग के अंदर, कुछ वृद्धि भी की उन्होंने माल भाड़े के अंदर, साथ ही साथ रेलवे टिकटिंग के अंदर, लेकिन वो नाकाफी थी। भले से उन्होंने किराए न बढ़ाए हों, उसके बाद ममता बनर्जी आई, वो भी लोक लुभावन बजट पेश करती रही। दिनेश त्रिवेदी आए, लेकिन उन्होंने जो किराए बढ़ाए थे उसको रोल बैक करना पड़ा। उसके बाद मुकुल रॉय आए, तो रेल की जो हालत थी वो वहीं की वहीं रही। लगातार डीजल के दाम बढ़ते रहे और बिजली के दाम बढ़ते रहे, लेकिन रेल की हालत वहीं की वहीं खड़ी रही। तो ऐसे में सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पीड के साथ साथ रेल की माली हालत सुधारना, ये रेल मंत्री की पहली जिम्मेदारी होगी। और हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सेमी स्पीड ट्रेन चलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेंगी, लेकिन उसके लिए उस ढंग की पटरियां कहां से आएंगी? उसके लिए उस ढंग से जो इन्वेस्ट करना होगा वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? इसीलिए एफडीआई खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन वित्त मंत्री एफडीआई खोल पाते हैं या नहीं? एफडीआई अगर खोलते हैं तो किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है अपोजिशन का, खासकर लेफ्ट पार्टीज का और लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज का, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो कई सारी दिक्कतें, कई सारी मुश्किलें, कई सारी चुनौतियां रेल मंत्री के रास्ते में है, मोदी सरकार के रास्ते में है। देखना है वो इससे किस तरह से उबर पाते हैं। लेकिन अगर मूल मंत्र की बात की जाए तो मूल मंत्र सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पीड ही रहेगा सदानंद गौड़ा के लिए। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं, लेकिन प्रदीप जी, बड़ा सवाल यही है, नरेंद्र मोदी कहते हैं स्पीड, स्केल और स्किल की बात, रेलवे को भी इसकी जरूरत है। आपको लगता है आएंगे अच्छे दिन? देखिए, आना चाहिए। सरकार जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह से शुरुआत की है, उससे लगता है कि गंभीर है और करना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन शुरुआत जिस तरह से की है उससे ये लगता है। देखिए, रेलवे की सबसे बड़ी ये पैसेंजर या फ्रेट बढ़ाने से रेलवे को जो संसाधन की जरूरत है वो नहीं मिलने वाला है। अभी जो 14.2 हमने बढ़ाया है उससे 5-5.5 हजार करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन रेलवे के 487 जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए की जरूरत है। तो जाहिर है कि ये पैसेंजर फेयर या फ्रेट बढ़ाकर आप नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है कि कोई और जरिया आपको तलाशना पड़ेगा। तो दूसरा जरिया क्या हो सकता है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, जो पिछली सरकार ने भी कोशिश की, नाकाम रही। अब नई सरकार उसको किस तरह से करेगी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो मॉडल। दूसरा एफडीआई का, जिसका दीपक जी अभी जिक्र कर रहे थे, एक रास्ता वो है। तीसरा, रेलवे के पास जो संसाधन है उनके मोनेटाइजेशन का, खास तौर से लैंड बैंक का।
उस पर देखिए वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। बहुत से लोग मानते हैं जैसे ही कहा जाता है लैंड बैंक का मोनेटाइजेशन, लोग ये मानने लगते हैं कि जमीन बेचने की बात हो रही है। जरूरी नहीं कि आप जमीन बेचें, लीज पर देकर भी कर सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन आप लीज पर दीजिए, आप वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रदीप जी वो सब एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ठीक है, एयरपोर्ट है वो नए बने हैं, मॉडर्नाइजेशन हुए हैं, घाटे में चल रहे हैं क्योंकि कोई भी लेकिन आप जिस दिन वो शुरू हुए थे, तैयार आज की स्थिति और जब शुरू हुए थे तब में उनकी इकोनॉमी में फर्क आना शुरू हुआ है। देखिए एक जेस्टेशन पीरियड तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होगा, पहले दिन से कोई प्रोजेक्ट मुनाफे में नहीं हो सकता है, तो वो जेस्टेशन पीरियड तो मानकर चलना पड़ेगा। जो पैसा लगा रहा है वो भी जानता है, और इसीलिए अभी तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है रेलवे में सक्सेसफुल नहीं हुई। इसमें जेस्टेशन पीरियड लंबा है, आपको मुनाफा देर में मिलना शुरू होगा, पैसा आज ही आपको लगाना है, तो इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। तो अब सरकार क्या ऐसे नए तरीके लाएगी, क्या ऐसे इंसेंटिव देगी जिससे प्राइवेट सेक्टर इसमें रेलवे में पैसा लगाने के लिए तैयार हो। तो ये जो परंपरागत तरीके हैं उनसे रेलवे का कुछ नहीं होने, रेल चलती रहेगी जिस तरह से चल रही है, एक्सीडेंट होते रहेंगे, पब्लिक एमिनिटीज और खराब होती जाएंगी, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। परंपरा से हटकर इसी वजह से तो इतना ज्यादा किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है 14.2%। लेकिन यहाँ पर आकाश आपसे ये सवाल है, और यहाँ पर विनोद जी हंस रहे थे, पता नहीं किस बात पे, मैं उनके पास आऊंगी कि आखिर वजह क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, लेकिन रेलवे का अर्थशास्त्र कैसे सुधरेगा? देखिए रेलवे का अर्थशास्त्र आज जो है, सच्चाई ये है कि रेलवे में सीवियर कैश क्रंच है। प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा मेरे ख्याल इतने बार रिपीट हो चुका है टीवी चैनल्स की कि हर एक को रटा हुआ है कितने लॉसेस में रेलवे जा रही है। पिछले 5 सालों से लगातार जब मैं टीवी चैनल्स पे प्राइवेटाइजेशन, एफडीआई की बात करता था तो मेरे को पैनलिस्ट जहां भी होते थे, आई थिंक मेजोरिटी लोग जो है भड़क उठते थे कि क्या बात कर रहा हूं। एटलीस्ट आज जो है शायद उस तरह का जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे ना मिले। अब पीपीपी का समय आ गया है, एफडीआई का समय आ गया है, और साथ ही साथ रेलवे के कुछ हिस्सों को कॉर्पोरेट शेप देके उनके आईपीओ निकाल के पब्लिक से पैसा जुटाने का समय भी आ गया। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि देखिए आज हम सब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, हमारे सारे पॉलिटिशियन भी बात करते हैं चाइना से मुकाबले की, जापान से मुकाबले की, लेकिन हमें थिंकिंग भी थोड़ी ग्लोबल रखनी होगी, इंटरनेशनल लेवल पे थिंकिंग रखनी होगी, तभी उनसे कंपीट कर पाएंगे। अगर हम मात्र कन्वेंशनल थिंकिंग पे चलते रहेंगे तो उनके मुकाबले में बहुत पिछड़ जाएंगे, बिकॉज आज सारा जो दुनिया है वो सिमटती जा रही है। आज मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्लियर कट कंपटीशन चाइना से, अगर कंपटीशन में क्या कहूंगा, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, कड़वी सच्चाई ये है। तो इंटरनेशनल फोरम में जब भी मैं जाता हूं हमेशा ये कंपैरिजन होती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के मुकाबले में उतना सही नहीं है, या मैं कहूंगा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और रेलवेज की बात मैं ये कहूंगा कि रेलवेज को मात्र रेलवेज तक ना देखा जाए, रेलवेज को अगर फास्ट, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बना लेते हैं तो मैं पूरी आपको वर्किंग बता सकता हूं, जीडीपी को हम देश की 1.4% तक बढ़ा सकते हैं। बिकॉज रेलवे अगर फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री तक जाएगा, फिनिश्ड गुड जो यूजर तक जाएगा, उसकी फास्टर जो है ट्रैवलिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर सकता है। जो हमारा आईआईपी गिरता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन होती जा रही है, उसको उससे रोका जा सकता है। दूसरी बात आ जाती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। अब सप्लाई साइड में रेलवे एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसके अंदर सप्लाई होती है खाने पीने के सामान की। अगर हम उसे फास्ट और एफिशिएंट बना लेते हैं, ना सिर्फ हम अपनी जीडीपी बढ़ा पाएंगे, और जीडीपी जो है डायरेक्टली हर आदमी की पर कैपिटा इनकम से रिलेट करती है, साथ ही साथ हम महंगाई को भी कम कर लेंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा आप कि हिंदुस्तान का बेसिक डीएनए बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, मेरा इरादा तो यही, देखिए आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में मैं तो ये चाहता हूं कि आज बाकी मुल्कों के साथ हम कंपीट करें और कहीं ना कहीं कंपटीशन में स्टैंड करें। और अदरवाइज जो है, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है दीपक जी, बट मेरा ये मानना है जितनी नॉलेज मुझे है कि अदरवाइज हम बहुत पिछड़ जाएंगे, ग्लोबल फोरम्स में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर कम से कम हमें शुरुआत करनी होगी, और उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। उसका विरोध भी हालांकि शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड के सदस्य अब हमारे साथ एनपी श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अब श्रीवास्तव जी, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं, और अब तक जितने भी कदम पिछले 1 महीने में रेलवे को देखते हुए उठाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उससे अच्छे दिन आएंगे रेलवे के? पहली चीज तो मैं आशा करता हूं कि ये मंत्री रह जाएं, क्योंकि जो मंत्री किराए बढ़ाता है वो चला जाता है। तो ये तो एक अपनी जगह बात है, बट बेसिकली अगर हमको रेलवे का
स्वास्थ्य ठीक करना है तो आवश्यक है कि हम बहुत ठोस कठोर कदम उठाएं। बिल्कुल। उसके लिए आवश्यक है कि हम रेलवे की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर रेलवे सबसे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, जो एनवायरमेंटली भी अच्छा है और एफिशिएंसी के हिसाब से भी, एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से रोड सेक्टर से बेहतर है। तो उसको हमको अगर बढ़ाना है तो उसमें हमको पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगाने के लिए हमने 2020 का प्लान बनाया हुआ है। 2020 के प्लान के हिसाब से हमको लगभग 1.5 लाख करोड़ हर साल लगाना चाहिए इसके अंदर अगले 10 साल तक। बिल्कुल। कहां से आएगा पैसा? सुझाव है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से आएगा, सुझाव है कि हम सरकार से पैसा लेंगे। बट आज का जो हाल है वो ये है कि पिछले 10 साल से हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करते आए हैं और पिछले बजट के अंदर 1000 करोड़ हमने प्रोवाइड किया, वो भी नहीं हम कर पाए। बिल्कुल। क्या कारण है उसके ऊपर हमको गौर करना पड़ेगा। कोई एक मॉडल एग्रीमेंट है जो होना चाहिए जिससे कि हमको प्राइवेट वाले लोग आके हम में शामिल हो सके। दूसरी चीज ये है कि हमको आंतरिक अपने संसाधन जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बढ़ाने का तरीका दो ही है कि हम जो फ्रेट का ट्रैफिक है उसको बढ़ाएं। बिल्कुल। जिसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और जो पैसेंजर की ट्रेनें हर साल हम बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं और अपना घाटा बढ़ाते चले जाते हैं, उनको हम ज्यादा बढ़ावा न दें। बिल्कुल, घाटे को पाटने का वक्त है और इसी वजह से कड़े कदम भी नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। विनोद जी के पास में जाऊं उसके पहले आपको बता दें कि हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रेल भवन से। यतेंद्र शर्मा और एहतियाब शेख इंदौर से मौजूद हैं। इनके पास हम चलेंगे और लोगों की उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश भर से किस तरह की आवाज उठी है, रेल मंत्री से किस तरह की मांग कर रहे हैं लोग, वो सुन लेते हैं। रेल किराया बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है रेल में सुरक्षा नहीं है, शांति व्यवस्था नहीं है, डर लगा रहता है सामान चोरी होने का, इसका डकैती का, चोरी का, यही सब फैसिलिटी वो चाहिए हम लोग को। जो हर यात्री जो रेलवे ट्रैवल करते हैं, एवरी डे जो ट्रैवल करते हैं, उसका भाड़ा ज्यादा नहीं हो, कम हो और पैसेंजर की सुरक्षा वो भी ध्यान देना चाहिए। रेल किराया सस्ता हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। डेली यातायात करने वाले यात्रियों को जितना ज्यादा सुविधा हो सके मिल पाए तो अच्छा होगा। कॉमन पब्लिक फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती है, तो जैसे मोदी जी ने बहुत सारे सपने दिखाए, तो होप कि हम लोग यही कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, यानी कॉमन पब्लिक यही सोच रहे हैं कि जो रेल बजट आज आ रहा है वो यानी सबको लुभा लेगा। बस यही एक्सपेक्टेशंस है कि काफी अच्छा आना चाहिए। बजट आ जा रहा है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और अच्छे दिन का बजट इसे सरकार बता रही है। थोड़ी ही देर के बाद साफ भी हो जाएगा कि क्या वास्तव में अच्छे दिन का ही ये बजट है। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले यतेंद्र आपका ही रुख करते हुए, चूंकि संसद भवन पहुंच चुके हैं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और रेल भवन से होते हुए भी गए, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाई दे रही थी रेल भवन जब वो पहुंचे? क्या किसी तरह की बातचीत की गई उनकी ओर से? देखिए चित्रा, रेल भवन सुबह आए थे सदानंद के बाद फिर अपने घर चले गए थे और उसके बाद वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट में चल रही है, वहां पर उस मीटिंग के बाद वो एक बार फिर से करीब 11:15 बजे उस पार्टी जो मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट्री पार्टी की, वहां से वो फिर 11:15 बजे यहाँ पर आएंगे और तब एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी मीडिया के लिए। वो सूटकेस दिखाएंगे जिसमें वो पिटारा होगा रेल बजट को लेकर। और जहां तक उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, जब वो यहाँ सुबह आए थे करीब 8 बजे के करीब, तब बड़े शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि कहीं काफी कुछ उस पिटारे में है जो पार्लियामेंट में करीब 11 सवा 11 बजे के आसपास वो खोलेंगे। काफी नई सौगातें होंगी, कई ट्रेनें होंगी, बुलेट ट्रेनें होंगी और जो साफ सफाई के मद्देनजर उन्होंने संकेत दिए थे कि उसके लिए सरकार अलग से बजट की व्यवस्था करने जा रही है। महिला सिक्योरिटी की जो रेलवे पुलिस फोर्स होगी उसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में भर्ती होगी, यानी कि काफी संतुष्ट और काफी शांत नजर उस वक्त आ रहे थे। और अब उम्मीद है कि करीब 11:15 बजे उस मीटिंग के बाद वो रेल भवन आएंगे और उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, जिसके बाद वो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। जी, पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। सुबह सुबह उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बयान दिए यतीन्द्र।
यतीन्द्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है यतीन्द्र मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। सीधे चलते हैं एहतियाब शेख के पास। एहतियाब, कई सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, वो किराया बढ़ने से नाखुश हैं या किराया बढ़ने से खुश हैं? और ये खुश तो नहीं होंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि और सुविधाएं दी जाए उनको। वाकई में सबसे बड़ी बात यह है कि किराए में इजाफा हो चुका है, लेकिन अब ये बजट पूरी तरीके से आम जनता के लिए एक उम्मीद का बजट बन चुका है। लोग सिर्फ उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, आप बताइए। हम यही चाहते हैं कि जनता को सुविधाएं अच्छी मिलें। और किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं? सुविधाएं मतलब ट्रेनों का जो आवागमन है उसको अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहिए, ट्रेनें बढ़ाना चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिले। पैसे की बात नहीं है, पैसा तो जनता कमाती है और जनता सरकार को देती है। सुविधाएं चाहिए, फास्ट ट्रैक जैसे होना चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रेन होना चाहिए, टाइम की लिमिट होनी चाहिए, ट्रेनों को लेट नहीं होना चाहिए। तो ये सुविधाएं यदि मिलेगी तो जनता को इस भाड़े से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुविधाओं के अलावा सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा के मामले में आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के मामले में पूरी तरीके से अभी चाक चौबंद है या कुछ और जरूरतें हैं? सुरक्षा में तो अभी बहुत सारी जो है की जरूरत है। आए दिन जो है देखा जाए तो ट्रेनों में मारपीट होती है, बहुत कुछ होता रहता है। इनकी भी जो है ना सुविधा होना चाहिए और जो है की साफ सफाई होना चाहिए। हर साफ सफाई एक मुद्दा है। आप बताइए कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हालात बने रहते हैं, ट्रेन के अंदर जो हालात रहते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव चाहते हैं? किस तरह की उम्मीद है इस बजट से अब आपको? सबसे पहली बात तो स्टूडेंट के लिए कंसेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा जो इज्जत पास थे गरीब लोगों के लिए वो वापस चालू होने चाहिए। मेल एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जैसे गोल्डन टेम्पल वगैरह, उसमें जनरल के कोचेस ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्लीपर तो काफी सारे होते हैं और जनरल में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि लोग मतलब चढ़ भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो सफाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कोचेस में सबसे बड़ी असुविधा होती है कि लोग वहां आके सो जाते हैं, वो सबसे बड़ी असुविधा लगती है। बिल्कुल, वो रात में होती है, दिन में इतना नहीं होता है क्योंकि हम लोग ही उठा देते हैं उन लोगों को। और इसके बाद में कुछ जो जीआरपी है वो थोड़ा सपोर्ट करे, वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। मतलब वो हम लोगों को बोलती है, जैसे जो भी कंप्लेंट करना जाता है तो उसको वो सपोर्ट करे और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। दीपक, बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। ये कहा जा रहा है कि लोग सुरक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। जहां तक है सुविधाओं की, तो सुविधाओं की मांग जरूर कर रहे हैं। किराए में इजाफा जरूर हुआ है, उस किराए के इजाफे से वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन उस इजाफे को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अब उसके बदले एक उम्मीद है, एक उम्मीद जता के बैठे हैं कि किसी भी तरीके से अब सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतों का ध्यान रखें रेल मंत्री, यही उम्मीदें हैं देश भर के लोगों की। इंदौर से यही आवाज उठ रही है, लेकिन शताब्दी दिल्ली से पहुंचती है लखनऊ के लोगों की अब किस तरह की उम्मीदें हैं? विपिन। लखनऊ वालों को इस बार के रेल बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे इन उम्मीदों को लेकर खुद देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने बकायदा रेल मंत्री को एक लेटर भी लिखा था और कहा था कि जिस योजना और जिस प्लेटफॉर्म और जिस स्टेशन का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने यहाँ से सांसद रहते और प्रधानमंत्री रहते हुए किया था, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। इसके अलावा लखनऊ वालों की बहुत सारी मांग है। मैं सीधे आपको लखनऊ की जनता के पास लिए चलता हूँ, वही बताएगी कि आखिर लखनऊ को क्या चाहिए और किन चीजों का अभाव लखनऊ में है। लखनऊ को क्या चाहिए ये बताइए। सबसे पहले यहाँ ट्रेनों का अभाव है और यहाँ जो ट्रैक पड़े हैं पुराने ट्रैक हैं और ट्रेनों का यहाँ अभाव। रिजर्वेशन कराइए तो 4-5 में वेटिंग चलते हैं और जो यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ ट्रेन बढ़नी चाहिए और यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा पे विचार करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात आती है कि ट्रेनों में भीड़ कम नहीं होती है। रिजर्वेशन के लिए 3-3 महीने का वेटिंग करना पड़ता है। क्या लगता है कि जो जनरल में जिस तरह की भीड़ है उसको कम करना चाहिए, ट्रेनों के फेरे बढ़ाने चाहिए और कुछ आप सोचते हैं? देखिए, जितनी सेवा दी गई है वो भी सेवा ठीक से नहीं हो पाती है यहाँ, और ट्रेन जो सुविधा दी गई है वो भी सुविधा ठीक से नहीं मिल पा रही है। आदमी ये सोच के घर से निकलता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ समय से हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है ट्रेन की वजह से। बड़ी बुनियादी दिक्कत और खासकर इस बार के रेल बजट से क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं आप? इस उम्मीद यह है कि प्लेटफॉर्म जितने थे आज जमाने में आज भी उतने ही हैं। ट्रैक जितने पतले और कम थे उतने आज भी हैं। ट्रेनें तो बढ़ गई बहुत जगहों से, आबादी बढ़ गई, लेकिन प्लेटफॉर्म उतने सुविधाएं उतने आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं होगा तो कैसे होगा?
उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लखनऊ के लोगों की आवाज आप सुन रहे थे और यहीं से शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरह की सहूलियतों की डिमांड की जा रही है जनता के लिए, क्या उनको पूरा करेंगे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम खास मेहमान। विनोद जी के पास मैं नहीं गई हूं, लेकिन विनोद जी वही सवाल, इतनी बड़ी स्माइल किसी रेल मंत्री की आपने देखी और वो भी तब जब उन्होंने यात्री किराया 14.2% बढ़ा दिए हों, 6.5% माल भाड़े में वृद्धि कर दी गई हो और उसके बाद 12 बजे तक का इंतजार करने की बात करते हो। नहीं, मुस्कुराहट तो मुझे लगता है इसलिए है सदानंद गौड़ा जी की, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास प्राप्त है। वो स्थिति नहीं है कि दिनेश गोस्वामी रेल बजट बनाए और मुकुल राय पेश करें। तो मुस्कुराहट का कारण तो ये है। और दूसरी बात, वो किराया चूंकि बढ़ाए जा चुके हैं तो शायद अब किराया न बढ़ाए जाए तो वो उस दबाव से भी मुक्त हैं, क्योंकि जो उसकी जितनी आलोचना होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन मैं असल में रेल की बात हो रही थी, अपने तमाम विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, रेल बोर्ड सदस्य भी हैं, पूर्व सदस्य, और अपने जिंदल साहब भी हैं। मैं तो रेलवे का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि जहां तक मेरी स्मृति कहती है कि 3-4 रेल मंत्री ऐसे हुए हैं जिनको याद किया जाना चाहिए। एक तो सबसे पहले मधु दंडवते जी को याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने आम आदमी के लिए रेलवे कोचेस में जो स्लीपर थे, जो लकड़ी के होते थे, उनको उन्होंने कुशन वाला बनाया था, जिसमें वाकई आम आदमियों को जो है सुविधा मिली थी और किराए उस वक्त नहीं बढ़े थे। उसके बाद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को याद किया जाना, जिन्होंने स्टेशन की सफाई और व्यवस्था पर जोर दिया था। माधवराव सिंधिया को याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने शताब्दी ट्रेन और कंप्यूटराइजेशन का रेलवे का वो किया। और उसके बाद नीतीश कुमार को याद किया जाना चाहिए। ये विजनरी रेल मंत्री हैं। मैं केडी मालवीय और ललित नारायण मिश्रा के युग में नहीं जा रहा हूं। रेलवे के लिए रेलवे देश की जीवन रेखा है, अर्थव्यवस्था की भी और जन आबादी के लिए भी, यातायात की दृष्टि से भी। इसीलिए उसका एक अलग बजट है, उसका एक अलग पूरे, उसका अलग देश के अंदर एक अलग दुनिया है रेलवे की, उसकी पूरी सब कुछ समानांतर व्यवस्था है। और वो जीवन रेखा जो है, अगर वो जीवन रेखा कमजोर पड़ेगी तो निश्चित रही है, और वो इसको मुद्दा बनाना चाह रही है, एक मुद्दे के रूप में लोगों के सामने। क्योंकि सरकार जिस तरह से अड़ी हुई है, तो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास अभी एक तो महंगाई का मुद्दा है, दूसरा ये कि एक राजनीतिक दल संसद को विपक्ष विहीन आप चलाना चाहते हैं, सरकार को इस तरह कटघरे में खड़ा करना। लेकिन जिस तरह के इशू को मुद्दा बनाना चाहती है, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो फायदा नुकसान तो कांग्रेस तय करेगी ना। पेश कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। देश में सबसे बड़े डेमोक्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। 17 साल प्रधानमंत्री रहे, कोई लीडर अपोजिशन नहीं रहा। बिल्कुल। 80 से 89 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी रहे, कोई लीडर अपोजिशन नहीं रहा। इंदिरा गांधी के टाइम तो थे लीडर अपोजिशन। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये मांग करना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, एक बात। दूसरा, कांग्रेस शायद भूल गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, नेता विपक्ष नहीं नियुक्त करते। ये तो सिंबॉलिक है। नहीं, ये तो सांकेतिक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उससे कुछ हासिल होगा। महंगाई सांकेतिक है। और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आंदोलन करके कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। ये मुद्दा ऐसा है, पद मांगने के लिए आप आंदोलन करेंगे तो सड़क पर कौन आएगा आपके साथ? नहीं, उसमें एक स्थिति ये है कि चूंकि कई कमेटियों में नेता विपक्ष का पदेन रहना जरूरी है, और ये वही कांग्रेस है जो 415 सांसद लेकर आई, तो डिप्टी स्पीकर भी नहीं दिया, 44 पे आ गई है। अगर ये सब नहीं किया होता तो आज 44 पे क्यों होती? लेकिन इससे वो जस्टिफाई नहीं हो जाता। कांग्रेस ने जो किए हैं कर्म या जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो गलतियां की हैं, अगर दोबारा दूसरी सरकार भी वही करे तो वो उसका औचित्य नहीं प्रमाणित होता। बल्कि मुझे तो लगता है कि सरकार को उदारता दिखानी चाहिए कि आपने हमको नहीं दिया था, हम आपको दे रहे हैं। हम अपने रेल बजट पर, क्योंकि देश भर की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से एनपीएस श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा ये सवाल है। आप जिक्र भी कर रहे थे कि पहले ये अपने 5 साल तो पूरे करें, और भारतीय इतिहास में कुल 42वें रेल मंत्री सदानंद गौड़ा हैं और सिर्फ 3 ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए हैं। उनमें एक लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो बड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जल्द से जल्द सीमित समय में हम रेलवे की स्थिति को बेहतर कर सकें और रफ्तार पर काबू पा सकें, जैसा कि चीन और जापान, बाकी देश हम देख रहे हैं और इसी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आप रेलवे को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि उसका जो आपका आर्थिक मूल रूप है वो सुदृढ़ हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि या आमदनी या तो बढ़ाइए या खर्चे कम करिए। दो ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि उधार पैसा लेके, चाहे वो प्राइवेट का पैसा हो चाहे सरकार का पैसा हो, उधार लेके आप अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ठोस कदम, खर्चे कम करने, उधार ली, इक्विटी लीजिए ना आप। इक्विटी लीजिए, इक्विटी कैपिटल लीजिए ना। नहीं, इक्विटी कैपिटल मत लीजिए आप, इन्वेस्टमेंट लीजिए, इन्वेस्टमेंट लीजिए। नहीं, इक्विटी कैपिटल आज प्राइवेट सेक्टर को, 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा, आज प्राइवेट सेक्टर को अच्छी प्रोपोजिशन जाए,
आज प्राइवेट सेक्टर रेलवे में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, उस ग्रोथ का फायदा उठाना चाहेगा। सिमिलरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ क्या है कि थोड़ा सा हमने प्राइवेटाइजेशन की बात तो कर दी, लेकिन थोड़ा हमें अपनी चीज को मार्केट करना पड़ेगा। हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए जनरल साहब उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, तो पैसा आएगा। और इक्विटी जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आती है तो इक्विटी इन्वेस्टर को भी पता होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, यील्ड जो है जल्दी नहीं आती। तो आई थिंक जनरल साहब मैं केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल का आप इतिहास देख लीजिए। जो आपकी इक्विटी अगर आई है प्राइवेट सेक्टर से तो वो केवल डेडिकेटेड पीपावाव पोर्ट के लिए है या और कुछ इस तरीके के हैं जहां पर उनको कंट्रोल था। ऐसी जगह पर 1000 करोड़ अब तक पिछले 10 साल में नहीं आया है जहां पर रेलवे का कंट्रोल। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा सर। आप देखिए पीएसयूज का हमने प्राइवेटाइजेशन किया, ठीक है। पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन में बहुत से में आज तक प्राइवेट सेक्टर के पास ना कंट्रोल आया है, ना ही कंट्रोल आने की कई जगह संभावना है। फिर भी वहां पे हमने डाइवेस्टमेंट की है, कई जगह सरकार का 90% स्टेक रह गया, कई जगह 85% स्टेक रह गया। और ना सिर्फ डाइवेस्टमेंट हुई है बल्कि प्राइवेट लोगों ने जिन्होंने शेयर्स लिए हैं उन्होंने उन शेयर्स पे कमाया भी है, डिविडेंड भी आया है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी काफी अच्छा पैसा कमाया है। कितनी सारी आपको जो है पेट्रोलियम कंपनीज की एग्जांपल दे सकता हूं, कितने सारे बैंक्स की एग्जांपल दे सकता हूं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है तो उसका कारण ये है कि जो पॉलिसी थी सरकार की वो अट्रैक्टिव फ्लॉड थी। दिशा ही बदल रहे हैं। दिशा तो जरूरी है। आज जब कैश क्रंच है, जब लॉस है, तो शायद ये दिशा बदलनी आज जरूरी हो गई है। आज की वस्तुस्थिति यही है, शायद हमने दिशा नहीं बदली पीछे, इसीलिए आज इस लेवल पे इस आज मुकाम के सामने आके हम खड़े हुए हैं। तो नहीं, हमारे काम में कंसिस्टेंसी कहाँ थी मुझे बताइए ना। मंत्री बदलने के साथ पूरी की पूरी हमारी पॉलिसी बदल जाती थी, सरकार बदलने के साथ पॉलिसी बदल जाती थी। हमारे काम में कंसिस्टेंसी कहाँ थी मुझे बताइए जिंदल साहब। और जी मैं दीपक जी की बात बिल्कुल सही मानता हूँ। आज तक कंसिस्टेंसी नहीं रही है, इसी वजह से चीजों को हम ट्रैक पे नहीं रख पाए, इस बात में कोई शक नहीं है। कंसिस्टेंसी के अलावा डिसीजन मेकिंग की बात कीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, इस पर लगभग 4 साल काम किया रेलवे ने। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन सरकार फैसला नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो गया, डर गए प्रधानमंत्री कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हमने जमीन दी रेलवे की तो ये होगा कि बेच दिया, सरकारी जमीन जो है बेच दी। एयरपोर्ट की जमीन को लेकर तो बवाल हो ही रहा। देखिए आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी, 2 तरह की गलतियां होंगी। एक होती हैं, एक आप जानबूझ के करते हैं, एक अनजाने में होती है कि आप पॉलिसी बना रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं था कि इसका ये असर भी हो सकता है। तो जब अगला प्रोजेक्ट आप करते हैं तो उसमें उसका सुधार करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल चलिए, उम्मीद है पुरानी सरकारें ने जो गलतियां की हैं उनसे सीख लेगी मोदी सरकार और आगे कम से कम रेलवे की आर्थिक सेहत सुधरे उसकी दिशा में कड़े कदम उठाए जाएंगे। हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं, लेकिन उसकी पहले चंडीगढ़ के लोगों की हम राय जान लेते हैं, क्योंकि पवन बंसल जब रेल मंत्री थे उस समय उम्मीदें उन लोगों की बहुत ज्यादा थे। अब किस तरह की डिमांड लोगों की ओर से की गई है, क्या है उम्मीदें, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विपिन ने। रेलवे मंत्री सदानंद गौड़ा आज आखिर अपने अटैची में ऐसी क्या चीज निकालने वाले हैं जिससे कि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। 14.2% की पहले ही वृद्धि की जा चुकी है रेलवे किरायों में। ऐसे में आखिर लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर रेलवे बजट में क्या होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, रेलवे किराए पहले बढ़ाए जा चुके हैं, रेल बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? गरीब के लिए थोड़ा ख्याल रखी जाए। कोई बेचारा मजदूरी में कैसे जाता है, कैसे नहीं, रिश्तेदारी के अंदर वो बंदा क्या कर सकता है। आपका क्या कहना है? आप वेटिंग रूम में अभी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, समय पर नहीं आती हैं ज्यादातर ट्रेन, अपेक्षाएं क्या हैं इस बार बजट से? क्या ट्रेन का समय सारणी में तब्दीलियां होनी चाहिए? सबसे बड़ा बात है जो हम लोग सफर करते हैं, खाने पीने का इतना भी बद से बदतर जो हाल है उसको सुधार में लाना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे रेल बजट को लेकर? आपकी क्या अपेक्षाएं? रेल बजट आम आदमी के लिए होना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आने जाने का साधन जो भी है, टाइमली रेल आनी चाहिए यहाँ पर। और क्लीनलीनेस और बाकी चीजों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ से थे। ट्रेन शुरू की गई थी, आश्वासन लोगों को दिया गया था कि इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन आप हालात देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। किरायों में वृद्धि कर दी गई है बजट से पहले ही। आज बजट पेश होगा, लोगों की कई मांगे हैं। चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए ट्रेन शुरू की जाए, हिमाचल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कई सवाल खड़े होते नजर आए हैं, जिसको
को लेकर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मोदी सरकार और रेलवे बजट से लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा, कई उम्मीदें लोगों की ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन रुपेंद्र जीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।